यूपीएससी इन्फ्लेशन को कभी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता, बल्कि वो आपको कंफ्यूज करता है और आपके लिए ट्रैप क्रिएट करता है। आप में से काफी लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको इन्फ्लेशन के नाम पे सिर्फ उसका हिंदी मतलब पता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि यूपीएससी उसके हिंदी मतलब के बियॉन्ड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। वो आपसे इन्फ्लेशन को फिस्कल पॉलिसी के साथ कनेक्ट करवाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कनेक्ट करवाते हैं, कैपिटल मार्केट के साथ कनेक्ट करवाते हैं, करंट इकोनॉमी के साथ करंट करवाते हैं और ना जाने कहाँ-कहाँ, किस तरीके से, किस लॉजिक के साथ आपको इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करवाते हैं। और यहीं आकर 90% लोग गलती करते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज उस बियॉन्ड लेवल तक या यूपीएससी लेवल तक सोच नहीं रखती। लेकिन मैं आज आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद आप ये गलती नहीं करोगे, क्योंकि आज हम लोग उन्हीं यूपीएससी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि एलिमिनेशन लॉजिक और कंसेप्ट क्लैरिटी को भी बिल्डअप करेंगे और सीखेंगे कि यूपीएससी सोचता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। लेट्स बिगिन। मेरा नाम है समीर और मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी सी इकोनॉमिक्स सिखाने वाला हूँ। देखिए, हम जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं ये 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारा प्रीलिम्स जीएस इकोनॉमी। तो एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, फिर हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। कहते हैं अ रैपिड इंक्रीज इन, आई होप ये आपको विजिबल होगा, है ना। कहते हैं अ रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू द बेस इफेक्ट। अब यहाँ पे जो टर्म समझने वाली बात है दैट इज द बेस इफेक्ट, और उन्होंने इसी का मतलब आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा इन्फ्लेशन को समझते हैं, फिर ये देखते हैं कि वो इन्फ्लेशन बेस इफेक्ट से कैसे कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है तो आप मुझे क्या बताओगे? आप थोड़ा सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो कि इन्फ्लेशन का आसान मतलब क्या होता है। सोचिए। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस का परसेंटेज चेंज। और जब हम बात करते हैं चेंज की तो हमें ये देखना होगा कि चेंज किससे कंपेयर हो रहा है, मतलब कौन सा पॉइंट है जिसके हम बेसिस पे इस चेंज को कंपेयर कर रहे हैं। नोट आउट द प्रीवियस ईयर। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इन्फ्लेशन के फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं करंट ईयर प्राइस माइनस का प्रीवियस ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर प्राइस, हम इसी के कंपैरेटिवली चेंज की बात कर रहे हैं। अब इसको ऐसे समझो, हम इसको रियल एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए 2024 में किसी कमोडिटी का प्राइस 100 रुपए था, ठीक है। और वो वही बढ़कर 2025 में उस कमोडिटी का ही प्राइस 120 हो गया। तो अगर मैं आपसे इन्फ्लेशन पूछूं तो आप इन्फ्लेशन के फॉर्मूले में यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यही फॉर्मेट। करंट ईयर प्राइस माइनस का प्रीवियस ईयर प्राइस अपॉन में प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऐसे समझो दैट इसको आप नाम दे दो P1, इसे आप नाम दे दो P2, तो रिटर्न एज P2 माइनस का P1 अपॉन में P1 मल्टीप्लाई बाय 100। या आप कह सकते हो 120 माइनस का 100 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये तो हो गया 20%। इसका मतलब 2024 से 2025 में इन्फ्लेशन 20% हुआ। लेकिन अगर वहीं मैं बोल दूं कि 2026 में यही प्राइस बढ़ के 130 हो गया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलेगी आपको। जैसे मैंने बोला कि पहले 100 था, फिर 120 हो, फिर 130 हो गया। अब अगर फिर से इन्फ्लेशन चेक करते हो तो शायद फॉर्मूला ऐसा हो जाता है ना कि करंट ईयर प्राइस कितना है 130, प्रीवियस ईयर प्राइस कितना है जी 120, अपॉन में क्या आएगा प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जांपल थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल आउट, तो ये 100 बाय 12 और अराउंड ये 8.3, ये 12 12 8 96 होता है, तो अराउंड 8.3% आपको दिख रहा है। अब आप अगर कंपेयर करो कि 2024 से 25 तक आने आने आते हुए इन्फ्लेशन 20% था और 2025 से 26 आते आते इन्फ्लेशन 8.3% मतलब कम हो गया, बट प्राइस तो अब भी बढ़ रहा है।
इसी लॉजिक को हम लोग बेस इफेक्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक है। जनरली यू आर सेइंग दैट कि इन्फ्लेशन कम होता दिख रहा है बट प्राइस आपका यहाँ पे बढ़ रहा है। ये जो प्रीवियस ईयर का प्राइस होता है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे बेस बोलते हैं और उसी की वजह से यहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है। तो जो डिस्टॉर्शन हम लोग इधर फेस कर रहे हैं, उसी डिस्टॉर्शन को आप यहाँ पे बेस इफेक्ट बोलोगे। तो डिस्टॉर्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज बिकॉज ड्यू टू द प्रीवियस ईयर प्राइस, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्राइस। तो पहले का जो प्राइस था उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रहा है और इसी डिस्टॉर्शन को आप यहाँ पे बेस इफेक्ट बोलते हो। यानी बेस इफेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग अपने जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन से इनको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जैसे आप पहला ऑप्शन पढ़ते हो तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या आता है? इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप। आपको लगता है बेस इफेक्ट की डेफिनेशन क्लियर है ये? क्योंकि बेस इफेक्ट में हमने एक वर्ड यूज करा है प्रीवियस ईयर प्राइस। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ आया? नहीं। तो इट इज नॉट, एक्चुअली दिस इज द कॉज, नॉट डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। सेकंड कहते हैं कि इट इज द इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो द कॉज नॉट डेफिनेशन। हमने यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर प्राइस कंसिडर नहीं करा, ये भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। अब सोचो, हमने इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट किया और उसमें हमने प्रीवियस ईयर के प्राइस को लिया। शायद यही बेस इफेक्ट की डेफिनेशन क्लियर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर इज सी। तो 2011 में जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका आंसर सी था और डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि वो पूछता नॉन ऑफ द अबव। ठीक ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? यूपीएससी क्या सिर्फ आपसे डेफिनेशन के बारे में पूछ रहा है? नहीं। यूपीएससी आपसे ये जानना चाहता है कि क्या आपको इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन समझ में आती है? क्या आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन के बेसिस पे अंडरस्टैंड करते हो? यूपीएससी आपकी डेफिनेशन से ज्यादा आपकी नॉलेज चेक कर रहा है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को आपको एक लाइन में याद करना हुआ तो एक बहुत अच्छा नोट मैं आपको लिखवाऊंगा हर क्वेश्चन में, दैट कभी भी आपसे कोई पूछे बेस इफेक्ट, तो बेस इफेक्ट का मतलब बेस ईयर का इफेक्ट। ठीक है, बेस ईयर इफेक्ट। आई होप आप इसको याद रखोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास 2013 में जो पूछा था, 2012 में क्वेश्चन नहीं पूछा, 2013 में पूछा है। क्वेश्चन एक बार हम रीड करते हैं कि दैट इज अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे कॉस्ट बाय। ध्यान रखना, यहाँ पे जो टर्म यूज कर रहे हैं जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को जो अफेक्ट करता है वो प्राइस है। ये नॉर्मल किसी कमोडिटी की एक या दो कमोडिटी का प्राइस नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है? तीन रीजन दिए हैं। पहले रीजन है एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। दूसरा रीजन है अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। और तीसरा रीजन है एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। मैं आपको तीनों रीजंस को एक्सप्लेन करता हूं और समझाता हूं कि कैसे आप इसको करेक्टली चूज कर सकते हो। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता क्यों है? क्योंकि यूपीएससी आपसे जनरली अब थोड़ा सा आगे बढ़कर इन्फ्लेशन क्यों होता है ये पूछ रहा है। अभी तक क्या पूछा था? इन्फ्लेशन क्या होता है, ये बेस इफेक्ट क्या होता है। लेकिन अब थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आ गया है। ठीक है, अब मुझे एक जनरल स्टेटमेंट ये बताओ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता क्यों है? इन्फ्लेशन होने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो। और ये मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल और द एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब एक काम करते हैं, यही रूल फॉलो करते हैं, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और हम अपने तीनों ऑप्शन को इसी बात से कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए जैसे हम पहला ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन समझिएगा, वो कहते हैं मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ता है तो लोगों के पास में जनरली कैश इन हैंड पैसा ज्यादा आता है। मतलब आप कह सकते हो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो कैश इन हैंड का मतलब होता है परचेजिंग पावर। ठीक है, कैश इन हैंड इंक्रीज करता है
और कैश इन हैंड इंक्रीज होने का मतलब उनके लिए डिमांड बढ़ जाती है। और जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होती है, तो उस कमोडिटी की डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। एंड व्हाई द पीपल इंक्रीज डिमांड, एंड बिकॉज ऑफ, एंड डिमांड की उससे प्राइस क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज टू मैनी मनी, टू मच मनी चेजिंग द फ्यू प्रोडक्ट्स और फ्यू कमोडिटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला वाला तो सही हो गया, मतलब पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कहते हैं, देखते कहते हैं डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। सेकंड स्टेटमेंट है एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, यानी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। मान लीजिए ये डिक्रीज हो रही है अगर इकोनॉमी के अंदर, यानी आप कह सकते हो कि सर जो एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड है दिस इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो अगर किसी भी कमोडिटी की इकोनॉमी में सप्लाई कम होती है तो डेफिशिएंसी सप्लाई हो गई। डेफिशिएंसी सप्लाई रिजल्ट व्हाट? प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी करेक्ट है। अब आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, सिर्फ उनको ये लगता है कि इन्फ्लेशन सिर्फ मनी सप्लाई की वजह से होता है, बट ऐसा नहीं है। यूपीएससी आपकी यही नॉलेज को चेक यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेंगे, तीसरा मतलब केस, एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। अच्छा, इफेक्टिव डिमांड बेसिकली क्या होता है? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव डिमांड? इफेक्टिव डिमांड का मतलब वो होता है जिस डिमांड में परचेजिंग पावर भी हो, ठीक है। मतलब आप हमेशा ध्यान रखना, वैसे तो इफेक्टिव डिमांड जैसे टॉपिक डीप इकोनॉमिक्स का पार्ट है, डीप मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट इफेक्टिव डिमांड केनेस ने बताया था, ठीक है। तो इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो डिमांड जिसमें विच इंक्लूड परचेजिंग पावर, इंक्लूड्स परचेजिंग पावर। अब ऐसे सोचो, जनरली अगर लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो टेक्निकली डिमांड अगर इंक्रीज करती है तो दे आर एबल टू पे मोर प्राइसेस, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज करेगा, और प्राइस इंक्रीज करने का मतलब इन्फ्लेशन होगा। ओके विद इट? क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू मी थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, इसका मतलब राइट आंसर इज डी। देखिए, हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने की कोशिश करी, और एलिमिनेशन मेथड में पहला, दूसरा, तीसरा गलत साबित हुआ। ये वाला मतलब ये और ये तीनों में से जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, उसी को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो, यूपीएससी यहाँ आपसे अलग अलग डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे वो आपको ये चेक कर रहा है कि क्या आपको डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक अप्लाई करना आता है, और क्या आप डिमांड सप्लाई को इन्फ्लेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप बस इतना ध्यान रखना कि जब इन्फ्लेशन जो होता है ना, उसके जो है दो रूट कॉज होते हैं। एक होता है डिमांड बढ़ जाए, और दूसरा होता है सप्लाई कम हो जाए। मतलब इन्फ्लेशन की ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट कॉज होते हैं, याद रखना आप इन सब बातों को। अच्छा, कुछ स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, क्या? उनको ये लगता है कि जो मनी सप्लाई होता है वही इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है, मतलब सेंट्रल बैंक, मनी सप्लाई मतलब सेंट्रल बैंक। सिर्फ सेंट्रल बैंक की इज द ओनली ओनली इंस्टीट्यूशन जो इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर सकता है, बट ऐसा नहीं होता। यूपीएससी आपकी ब्रॉड थिंकिंग लेवल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग इधर होगा। क्लियर है मेरी बात आपको यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं दैट ये अगला क्वेश्चन भी 2013 का ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान से। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1 स्टेटमेंट इज इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेटर्स। नंबर 2 स्टेटमेंट इज इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर। अब ये थोड़ा सा आपसे मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन से चीजें समझी, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन में यूपीएससी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज हो रहा है, और वो अब ये जानना चाहता है आपसे कि
इन्फ्लेशन का फायदा किसको हो रहा है। इसका मतलब ईयर वाइज ईयर यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, पहले ना हम लोग यहाँ पे एक तो डेफिनेशन क्लियर करते हैं इन्फ्लेशन की, कि इन्फ्लेशन का एक्चुअल मतलब होता क्या है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आप इन्फ्लेशन लिखा हुआ देखें या आपको कोई कहता है कि इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन का एक आसान सा मतलब ये हो जाता है कि जो पैसे आपकी पॉकेट में हैं, मान लीजिए आपकी पॉकेट में 1,000 रुपए हैं, तो वो 1,000 रुपए अगर 1 महीने तक हैं या 1 साल तक आपकी पॉकेट में रहते हैं और इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन हो जाता है, तो उस 1,000 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब आप उनसे जो चीज़ें पहले खरीद सकते थे, आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर सम टाइम या आफ्टर इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, अब वो चीज़ें नहीं खरीद पाओगे, आपको और पैसे की ज़रूरत होगी वही चीज़ें खरीदने के लिए। यानी अगर इन्फ्लेशन होता है, तो इट विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी, मतलब वैल्यू ऑफ मनी हमारा यहाँ पे कम होता है। अब हम एक-एक करके चीज़ों को समझते हैं। पहले तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे डेटर और बॉन्ड होल्डर ये कौन होता है? देखो, जो डेटर होता है ना, वो जनरली बोरोवर होता है। म मतलब जैसे मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है, तो पैसा माँगते हैं हम लोग, है ना? जैसे शार्क टैंक इंडिया में पैसा लेने आते हैं लोग, या आप लोन ले रहे हो, पैसा उधार माँग रहे हो, ठीक है? तो जो बोरोवर होते हैं वो डेटर्स होते हैं, जो पैसा उधार माँग रहे हैं। और जो बॉन्ड होल्डर होते हैं, जब आप पैसा उधार देते हो तो उसके रिस्पॉन्स में कोई प्रॉमिसरी नोट लेते हो। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पैसा मांग रही है हमसे, तो वो हमें बॉन्ड देगी, तो मैं बॉन्ड होल्डर बनूंगा और उसके बदले गवर्नमेंट को या किसी को पैसे दूंगा। तो मैं कौन हूं? आई एम ए लेंडर या सेवर, या आप इन्वेस्टर भी कह सकते हो कि मैं इन्वेस्टर सेवर लेंडर हूं। ठीक है, एक तो अब हमने ये मीनिंग समझ लिया, यानी डेटर वो जो पैसा अ, लेता है, उधार लेता है, और जो बॉन्ड होल्डर होल्डर है, मतलब क्रेडिटर, वो जो पैसा उधार देता है। अब हम ये दोनों ऑप्शन को समझते हैं कि इन्फ्लेशन का फायदा किसे होगा। ये तो हमें पता है कि इन्फ्लेशन आ गया है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ गया है। मान लीजिए आपने ये देखा कि 1,000 रुपए की ट्रांसैक्शन हो रही है, लेकिन वो 1,000 की ट्रांसैक्शन दो दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। मतलब जब आप बोरोवर थे या डेटर थे, या जब आप लेंडर थे या बॉन्ड होल्डर थे। अगर आप बोरोवर हो और 1,000 रुपये आपने बोरो करा है, अगर आप लेंडर हो और 1,000 रुपये आपने उधार दिया है, तो बोरोवर को पैसा वापस करना है और लेंडर को पैसा वापस मिलेगा। मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ गया, ये इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से मनी की वैल्यू कम होगी, वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया। सोचो, आपने 1,000 रुपये उधार लिया, अब जब उस आप 1,000 रुपये को रिटर्न करोगे, तो वैल्यू ऑफ 1,000 उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। यानी जब आपने 1,000 रुपये लिए थे, तो आप ज्यादा चीज परचेज कर पा रहे थे, और जब आप 1,000 रुपये वापस दे रहे हो, तो आप तो जनरली जिसको दे रहे हो वो कम चीजें परचेज कर पा रहा है, इसका मतलब फायदा आपको हुआ। तो यस, बोरोवर को यहाँ पे बेनिफिट होगा, क्योंकि बोरोवर की परचेजिंग पावर पहले जब उसने लिया था तब ज्यादा थी, और जब वो पे कर रहा है, परचेजिंग पावर मतलब या तो ये कह सकते हो या फिर 1,000 रुपए से चीजें कम आ रही हैं। ठीक है, वही ऑन अ सिमिलर फेस लेंडर, जो मतलब लेंडर वो जिसने उधार दिया है, मान लीजिए लेंडर ने उधार दिया, और जो उसने उधार दिया एट 10% दिया है। ठीक है, लेंडर का मतलब होता है कि वो एक फिक्स्ड इनकम की बात कर रहा है, फिक्स्ड इनकम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं बॉन्ड होल्डर, तो वो एक फिक्स्ड इनकम की बात कर रहा है। तो जब वो मतलब जैसे उन्होंने उधारी दी, जब उसको रिटर्न आएगा, रिटर्न बैक होगा पैसा उसका, तो ध्यान रखना, हमें पता है कि पैसा आफ्टर इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ मनी कम होता है, इसका मतलब उसको लॉस होगा। ठीक है, मतलब जो पैसा उसके पास वापस आ रहा है, उसकी वो वैल्यू आज वो है नहीं जो पहले थी। तो इन्फ्लेशन का फायदा हमेशा बोरोवर को होता है, बोरोवर हमेशा हैप्पी रहता है, जो भी लोग पैसा उधार लेते हैं, और लैंडर हमेशा सैड रहता है। अब आप बोलोगे सर ठीक है आपने बता दिया, बट हाउ टू करेक्ट दिस, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वाला कंसेप्ट आता है। जैसे जो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात की ना, वो कंसेप्ट आता है। तो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को देख कर रखा जाता है
कि ऐसा तो फिर जो बोरोवर है सारे लोग उधार मांगने वाले हो जाएंगे, या जो लेंडर है कोई भी लेंडर नहीं बनेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट लेकर आए हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहली बात ए हमारा राइट आंसर है। दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। इफ समवन आस्क यू अबाउट कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक्चुअली था क्या? इन्फ्लेशन ने पैसे की वैल्यू कम कर दी। इन्फ्लेशन को आप कभी कभी साइलेंट टैक्स के नाम से जानते हो। एक बार एक एस्पिरेंट से पूछा था कि व्हाट इज द साइलेंट टैक्स। साइलेंट टैक्स एक्चुअली इन्फ्लेशन होता है जो सेवर से पैसे लेकर बोरोवर को देता है। मतलब साइलेंट टैक्स होता है, मतलब ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेवर टू बोरोवर। ठीक है, मतलब जिसका नुकसान हो रहा था उसने बोरोवर को दे दिया क्योंकि उसका फायदा हो रहा था। अब यहाँ पे ना आप एक ट्रिक दिमाग में रखना, हमेशा हमेशा इन्फ्लेशन से डेटर को यानी बोरोवर को फायदा होगा, इन्फ्लेशन से लेंडर को, सेवर को, इन्वेस्टर को, बॉन्ड होल्डर को हमेशा नुकसान होगा। एक्चुअली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि नुकसान सबको होता है, बट ऐसा नहीं होता। यूपीएससी आपसे रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट टेस्ट कर रहा है। एक्चुअली हमेशा ध्यान रखना, आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट समझना होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट इसका मतलब हो जाता है ना कि जैसे ना कि एक ऐसा टैक्स जो सेवर से उठ के बोरोवर को जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हम रीड करते हैं, जरा ध्यान से रीड करिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मेजरमेंट, इन्फ्लेशन क्यों होता है, किसको फायदा होता है, अब उससे थोड़ा सा डिफरेंट वे पर चला गया है। अब वो आपसे प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड चीज पूछ रहा है। ठीक है, देखो जब आगे चल के इन्फ्लेशन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ में कनेक्शन आप देखोगे, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में भी मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। देखो द टॉपिक इज बेसिकली द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मुझे एक जनरल कंसेप्ट समझाओ, दैट इज द सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है? होता ये है कि जब भी हम लोग आम आदमी के लेवल पर किसी भी कमोडिटी के प्राइस के चेंज को मेजर करते हैं, तो उसको आप सीपीआई बोलते हो, या प्राइस को मेजर करते हैं उसको आप सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हो। अब आप बोलोगे सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। सीपीआई एक इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है, सीपीआई एक एग्रीकल्चर लेबरर्स का होता है, सीपीआई एक रूरल लेबरर्स का होता है, सीपीआई एक कंबाइंड होता है। ठीक है, आज के क्वेश्चन में सीपीआई आईडब्ल्यू, आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, आईडब्ल्यू मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, सीपीआई आईडब्ल्यू। अब सवाल ये है कि सीपीआई आईडब्ल्यू बनाता कौन है? देखो एक बात दिमाग में रखो, जो वर्कर है वो जनरली लेबर आर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, वर्कर इज बेसिकली कनेक्टेड विद द लेबर आर, यानी सीपीआई आईडब्ल्यू लेबर ब्यूरो बनाते हैं, लेबर ब्यूरो। अब हम ये बात तो क्लियर होगी कि सीपीआई डब्ल्यू लेबर ब्यूरो बनाते हैं। अब हम लोग अपने ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। देखो आरबीआई, आपको क्या लगता है आरबीआई कोई भी इंडेक्स पब्लिश करता होगा? नहीं, एक्चुअली आरबीआई पॉलिसी बनाता है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दिस इज फार अवे ऑफ दिस टॉपिक, तो ये भी नहीं है, मतलब कुछ तो कनेक्टिविटी हो। तीसरा है लेबर ब्यूरो, जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर इज लेबर ब्यूरो। एंड फोर्थ वन इज द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ये भी नहीं होगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये यूपीएससी ना अब आपसे जनरली सिर्फ रट्टाफिकेशन की बात नहीं कर रहा, अब वो आपसे इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी को भी टेस्ट कर रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्लैरिटी। आपको ये दिमाग में रखना कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर है वो जनरली लेबर से कनेक्टेड है और वो लेबर ब्यूरो बनाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि जो सीपीआई होता है ना वो सिर्फ इंडेक्स
मतलब सीपीआई को एक सिर्फ इंडेक्स के तौर पे मान लेते हैं, जबकि यूपीएससी आपको एक सीपीआई अलग अलग लेवल पे आपसे पूछता है। ठीक है, अब ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना, राइट? समझ में आ गई बात मेरी? नाउ राइट आंसर इज सी, लेबर ब्यूरो, 2015 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 2015 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। कहते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है देखने में तो आपको बहुत बेसिक सा लगेगा, लेकिन इसमें भी एलिमिनेशन और कंसेप्ट दोनों चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहते हैं, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, अब इंडियन कंटेक्स्ट में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, तो पहला ऑप्शन, अब इसमें सिंपल है, ऑप्शन रीड करने और ऑप्शन को सब बताना सही गलत क्या है। कहते हैं, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। देखो, अभी पहले समझाऊंगा तो जरूर, बट पहले एक दो बातें सुनो। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार सब कुछ करती है? मतलब सब कुछ इन सेंस एवरीथिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट, एवरीथिंग? नो, सब कुछ सरकार नहीं करती है। इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सारा काम नहीं करती है। गवर्नमेंट हाँ मेजर काम करती है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज पॉलिसीज बिल्डअप होती हैं, लेकिन एटलीस्ट इन्फ्लेशन वाला काम तो नहीं करती। तो ये तो मैं पढ़ते गलत कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा भी क्यों गई, क्यों सही क्यों गलत, लेकिन ये तो गलत ही है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल, हमेशा ध्यान रखना, सेंट्रल बैंक का या आरबीआई का, क्योंकि हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आरबीआई का सबसे मेजर रोल इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है। क्योंकि इन्फ्लेशन एक्चुअली हो क्यों रहा था? इन्फ्लेशन इसलिए हो रहा था कि कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा था, एंड पीपल आर एबल टू पे मोर प्राइस, एंड दे हैव टू मच मनी टू चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मतलब बहुत पैसा अपने पास, कोई चीज नहीं मिल रही महंगी, जितनी महंगी बेच सकते हो बेच दो मुझे, मैं कितनी महंगी आपसे खरीद लूंगा, ऐसे ही होता है रूल। तो फिर एक काम करो, मनी सप्लाई कम कर दो ना। जैसे ही लोगों के पास पैसा कम होगा, वैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात से मेरी? जैसे ही पैसा कम हो, तो पैसा कम ज्यादा करने का जो है राइट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। तो इफ द आरबीआई रिड्यूस द मनी सप्लाई देन इन्फ्लेशन कंट्रोल। अच्छा, ये आंसर भी गलत है, क्योंकि ये कहते हैं आरबीआई हैज नो रोल, जबकि हम क्या बात कर रहे हैं, आरबीआई हैज द रोल। पहली बात तो गवर्नमेंट का 100% रोल नहीं है, यहाँ पे वो लिखा है ओनली गवर्नमेंट कैन मेक सम पॉलिसी दैट सपोर्ट टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, बट द गवर्नमेंट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन, नो। दूसरा, आरबीआई हैज नो रोल, ये भी गलत, क्योंकि आरबीआई की सारा रोल होता है। तीसरा है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। देखो, यहां से मैं अपने स्टेटमेंट आपको पढ़ाना शुरू करता हूं, क्योंकि ए और बी गलत हो गया, एलिमिनेट कर लिया। सी और डी में से देखो, एक में लिखा है डिक्रीज, एक में लिखा है इंक्रीज, बस इन्हीं दोनों चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले आप इन्फ्लेशन कंट्रोल का एक बेसिक रूल समझ लो। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल का बेसिक रूल क्या होता है, तो बेसिक रूल ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल, ठीक है जी, सबसे आसान रूल, दैट मनी सप्लाई कम कर दो। जैसी मनी सप्लाई कम होगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होते ही डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होते ही इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। बट इट्स अ प्रोसेस, पर अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो, ये रूल है। अब आप मुझे बताओ सीओडी में से मनी सर्कुलेशन कम करना और मनी सर्कुलेशन इंक्रीज करना, तो ये सही है और ये गलत है, क्योंकि इनकी डिक्रीज, हम तो कह रहे हैं ना मनी सप्लाई कम कर दो। अब पता है क्या है, बहुत से लोग शायद गलती क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, इकोनॉमी में एक रूल है कि पैसा कम करो, डिमांड कंट्रोल करो, और इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। अब आप कहते हो कि आरबीआई, देखो आरबीआई का मेन रूल यही, मेन वर्क यही होता है, आरबीआई मेन वर्क, ओके, दैट इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब बोलोगे सर कैसे? जैसे आपने आपने शायद कभी सुना होगा आरबीआई
रेपो रेट यूज करता है। आपको पता है रेपो रेट बहुत बड़ा टूल होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, और उसकी पूरी कंट्रोल आरबीआई के पास होता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट भी होता है, या सीआरआर होता है, या आप कोई भी इनके टूल्स कह सकते हो। आपको आपने शायद कभी पढ़ा होगा क्लासेस में ही, ठीक है, टूल्स, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड सो ऑन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना रूल सेट ऐसा रहता है कि हमें इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी कम करनी है। ठीक है, लिक्विडिटी रिड्यूस कर दो, इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो ये हम रूल आप दिमाग में रखना। ठीक है, सो स्टूडेंट को ना बस एक बात आप लोग दिमाग में रखना, बस ये बात क्लियर रखनी कि गवर्नमेंट इज नॉट द ओनली इंस्टीट्यूशन हु कंट्रोल एवरीथिंग। आरबीआई इज ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इन्फ्लेशन, उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, जनरली जब हम कहते हैं लिक्विडिटी, ये जो मनी सप्लाई है ना, इसे आप मॉनेटरी पॉलिसी से कनेक्ट कर सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, ये जो जितनी बातें मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, नाउ अब 2015 से सीधा जंप हुआ 2020 में, और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, देखते हैं, कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2020 में दोबारा सीपीआई पूछा है। ठीक है, इज हायर देन दैट इन द होल प्राइस इंडेक्स। तो वेटेज ऑफ फूड, देखो यूपीएससी ने अपने फेवरेट टॉपिक पे आ गया। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है दैट इज द सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई। बस आप इस बात को दिमाग में रखना, मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग देन प्लीज फोकस ऑन दैट के कौन कौन से यूपीएससी के फेवरेट एरियाज हैं। अगर ये समझा जाए तो हमने अभी तक 2-3 क्वेश्चन में एक बात तो सिक्योर कर ली है, दैट अंडरस्टैंडिंग कि जैसे एक क्वेश्चन में तुमने देखा था सीपीआई कनेक्टिविटी, तो उसी को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मल वे में समझते हैं। तो एक बार तीनों ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। वेटेज ऑफ फूड इन द सीपीआई इज हायर देन डब्ल्यूपीआई। चलो एक ऑप्शन देख लेते हैं ये वाला। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंज इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच सीपीआई डज। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब जब हमें कंट्री की ग्रोथ चेक करनी होती है तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर गुड्स की बात भी होती है, सर्विसेज की बात भी होती है। मैं आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूज करूं, कंफ्यूज नहीं, क्वेश्चन ही पूछ लो, कंफ्यूज क्या ही करूंगा मैं आपको। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मतलब मेरी वीडियो देखने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर्विसेज सीपीआई में आता है या डब्ल्यूपीआई में आता है, ये किस में नहीं आता, ये बताओ जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, विच सीपीआई डज। ओके, तीसरा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट। ये जो है ना, ये आपका करंट अफेयर से भी कनेक्टेड है, मतलब यूपीएससी आपकी करंट नॉलेज को भी बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, क्या करंट नॉलेज को भी वो आपसे टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो, आप पूरे क्वेश्चन में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को समझ रहे हो, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई इससे थोड़ा सा समझते हैं, और डेफिनेशन नहीं बस डिफरेंस लेवल पे। हमेशा ध्यान रखना, सीपीआई कंज्यूमर लेवल पे मेजर होता है ना, और डब्ल्यूपीआई होलसेल लेवल पे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, होलसेल में सिर्फ आप गुड्स की बात करते हो, लेकिन यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है। इसका मतलब सीपीआई इज मोर इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द जीडीपी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब यहाँ पे दो चीजें इंक्लूड होती है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो फूड वेट होता है, फूड वेट का मीनिंग जो इम्पैक्ट को मेजर किया जाता है, यहाँ पे हाई होता है और यहाँ पे फूड वेट कम होता है। मैं आपको एक छोटा सा रूल सिखा रहा हूँ, ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दे दी। अब ये रूल के हिसाब से अपन लोग स्टेटमेंट को सही गलत करते हैं। पहले एक बार अच्छे से इसको समझ लो, जो मेन बात थी, यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड होती है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात होती है।
यहाँ पे फूड वेट हाई होता है, यहाँ पे फूड वेट लो होता है। ये कंज्यूमर लेवल पे होता है, ये होलसेल लेवल पर होता है। अब एक और जो यहाँ पे जो इसका तीसरा ऑप्शन है, देखो सुनो, मेरे इस डिफरेंस से आप इस वाले और इस वाले पार्ट को सही गलत कह सकते हो, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन इस वाले के लिए आपको करंट अफेयर की नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो अगेन द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर, तो यह दिस इज करेक्ट, ठीक है। सीपीआई आम आदमी के कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करता है, और आम आदमी का सबसे बड़ा खर्चा कहाँ पर होता है, सोचो, आम आदमी का सबसे ज्यादा एक्सपेंस कहाँ पर हो रहा है, ऑन द फूड। क्लियर? तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है दैट WPI डज नॉट कैप्चर चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज बट CPI डज। अब देखो, एक बात मैंने ये बात आपको बताइए कि WPI जो है सर्विसेज के प्राइसेस की बात नहीं करता। ऑब्वियस बात है, वो सर्विसेज की बात ही नहीं करता, तो प्राइस तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, ठीक है। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है जी। अब ये वाला जो पार्ट है ना गाइस, अगेन मैंने बोला ना करंट अफेयर, ये करंट अफेयर, और प्लीज इसको ट्रैप मान लो, दिस इज द ट्रैप, आपको फंसाने की बात करेगा। अब एक बात आप लोग अपने दिमाग में रखना, पहले इसके लिए मैं जनरली आपको बताना चाहता हूं कि देखो, आरबीआई ना कभी भी हमेशा ना WPI यूज नहीं करता। अच्छा, हमें जब भी इकोनॉमी में बात करनी होती है, जैसे आरबीआई बात करेगा तो कंज्यूमर के बिहाफ पे तो बात करेगा, कंज्यूमर के बेनिफिट की तो बात करेगा। आरबीआई को ना हमेशा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर इन्फ्लेशन टारगेट करना है तो होलसेल प्राइस के इन्फ्लेशन की बात कभी भी नहीं होगी। या सदर बाजार में कमोडिटी के प्राइस क्या है, इस बात से मुझे आपको क्या मतलब सदर बाजार में जैसे ये कॉपी ही है, ये कॉपी है, तो ये कॉपी सदर बाजार में कितने की मिल रही है? नॉर्मल दुकान पे तो महंगी, मतलब एक प्राइस मिल रही है, सदर बाजार में सस्ती मिल रही है, बट इस बात का कंज्यूमर को कोई खास इंपैक्ट पड़ता है गिवन दैट कि वो बल्क में ना लेके आए। तो ध्यान रखना, आरबीआई ऑलवेज टॉक अबाउट द सीपीआई। हमेशा जब भी उसे इन्फ्लेशन टारगेट करना होता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंने सिखाया है आपको जब इन्फ्लेशन की बात की थी, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द रॉन्ग, दिस इज बेसिकली द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अब एक बात आप लोग प्लीज अपने दिमाग में रखो कि आरबीआई हमेशा जब भी पॉलिसी बनाता है तो सीपीआई यूज करता है। आरबीआई यूज सीपीआई, रिपीट विद मी गाइस, आरबीआई यूज सीपीआई नॉट डब्ल्यूपीआई, बिकॉज जब भी आरबीआई पॉलिसी बनाएगा तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात करेगा। फिर ऑब्वियसली बात है, आरबीआई को आम आदमी की इन्फ्लेशन से मतलब है, ना कि होलसेल, ठीक है। अब पता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब जैसे एग्जांपल, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो पहला सही, दूसरा सही, तो राइट आंसर इज ए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी हैबिट के हिसाब से WPI को भी मार्क कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना, यूपीएससी ने अपना फोकस शिफ्ट करा है। यूपीएससी ने मतलब यूपीएससी आपसे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इंपॉर्टेंस बड़े हुए क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। ओके विद इट गाइज, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है? चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। 2021 में 20 में पूछा, फिर 21 में फिर आया। कहते हैं विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मैंने इन्फ्लेशन की कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड करी है, उसका मैं लिंक यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, उसको देख लेना। मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसके बारे में बात करी, ठीक है। पहले एक बार हम सारी चीजें देख लेते हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, पॉलिसीज कौन कौन सी? फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो कोई पॉलिसी हो, मतलब फिस्कल पॉलिसी हो या मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ये बड़े डिफिकल्ट वर्ड है, अभी मैं डिस्कस करता हूं उनके बारे में भी, ठीक है। हायर परचेजिंग पावर एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, तो हमें देखना है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन अफेक्ट या इंक्रीज किसकी वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जनरली सिर्फ मतलब इम्पैक्ट ये नहीं पूछा कि वो बढ़ ही रहा है,
उन्होंने कॉज़ भी पूछा है, तो अगर कॉज़ भी हो रहा हो, अफ़ेक्ट भी हो रहा होगा ना, वो भी आपको यहाँ बताना होगा, ठीक है? चलिए, देखो अब एक बात समझो कि यूपीएससी आपसे अब एक ऊपर ऊपर लेवल का कांसेप्ट पूछ रहा है, अब आपसे थोड़ी-सी मतलब जिसको डिटेल नॉलेज है वो पूछ रहे हैं, ठीक है? अब सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं, यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन में इस टॉपिक में गलती करते हैं, जब इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में डिफरेंस इग्नोर कर देते हैं। देखो, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है इकोनॉमिकली कि कि इन्फ्लेशन तो हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन को तो 2 चीज़ अफ़ेक्ट करती है, मतलब एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कॉस्ट पुश। ये डिमांड साइड होता है, ये सप्लाई साइड होता है। तो हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे ये वाला फोकस कर रहे हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो वी आर जनरली फोकसिंग ओनली अबाउट द डिमांड साइड, ठीक है? अब हमें ये देखना है कि हमारी डिमांड कहाँ से बढ़ रही है, बस ओनली दैट्स इट। हमने अगर यही चीज समझ ली तो शायद हम लोग अपनी स्टेटमेंट करेक्ट कर लेंगे। अब सोचो, जैसे उन्होंने पहला पार्ट पूछा, पहला पार्ट था एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में मतलब आप मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, हमेशा ध्यान रखना इन्फ्लेशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी की साइड से यूज हो रहा है, ठीक है? दूसरा, अगर आप देखते हो क्योंकि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों चीजें होती हैं, क्योंकि उस सेकंड पार्ट में फिजिकल पॉलिसी की बात कर चुके हैं, सो आपको ये वाले केस में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सोचना है। यूपीएससी आपको कंफ्यूज भी कर रहा है, मतलब खुद सोचो सेकंड पार्ट में अगर वो फिजिकल पॉलिसी को अलग से पूछ चुके हैं, यानी ऊपर वाले में वो आपसे मॉनेटरी पॉलिसी पूछ रहे हैं, ठीक है? ये एक आपका ये अटेंशन भी चेक किया जाता है। देखो, वो कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब इसका मतलब बता दो मुझे क्या होता है? इसका मतलब होता है मनी सप्लाई का इंक्रीज करना, मनी सप्लाई का इंक्रीज करना, ठीक है? क्या बोला मैंने? मनी सप्लाई का इंक्रीज करना। या तो आप ये भी कह सकते हो या और आसान कर देते हैं कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट को कम करना, या चलो ये रहने दो, सिर्फ मनी सप्लाई का इंक्रीज करना बोल देते हैं। अब जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, एंड दे आर चेजिंग टू फ्यू गुड्स विदाउट टू मच मनी। ये बड़ा आप लिख के रखना कि टू मच मनी, ये मैंने कई जगह देखा लिखा हुआ, चेजिंग टू मच टू फ्यू गुड्स। ये स्टेटमेंट आप हमेशा ध्यान रखना, कहीं पर साइड में लिख लो। तो इसकी वजह से क्या होगा? डिमांड इंक्रीज हो रही है, एंड डिमांड, उनका कंसर्न ये है कि डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर इन्फ्लेशन होगा। हमें तो ये देखना है ना कि इन्फ्लेशन डिमांड की वजह से हो रही है और डिमांड किसकी वजह से हो रहा है। तो यस, मनी सप्लाई की वजह से हमारा डिमांड इंक्रीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है? अब मैं अगर इसके सेकंड वाले पार्ट को इसमें कनेक्ट करूं, मतलब अगर हम बोले फिस्कल पॉलिसी या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि ये था मॉनेटरी पॉलिसी और ये होगा फिस्कल पॉलिसी, ठीक है? वैसे मैं फिस्कल पॉलिसी का अलग से भी डिस्कस कर सकता हूँ, ये सेकंड वाला है, वो चाहे आप फिर इसमें कनेक्ट कर लो, अलग से बात कर लो। एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज कर दिए, तो जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करेगी, या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि सर टैक्स कम कर दिए, तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिए, सरकारी स्कूल बना दिया। अब मान लीजिए मैं अपने बेटे का एडमिशन करा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि अब आज के बड़े-बड़े अमीर लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं बिकॉज़ ऑफ द फैसिलिटीज़, बट नहीं हो पा रहा उन बच्चों का एडमिशन, नहीं हो पा रहा। गवर्नमेंट के रूल है कि नहीं होगा वहाँ पे एडमिशन, ठीक है? जैसे केवीएस है, कितना डिसेंट स्कूल है, मान लो मैं करवाना चाहता हूँ, नहीं होगा। अब एक सिचुएशन मान लो कि इन केस अगर हो गया, तो जो खर्चा मैं अपने बेटे के खर्च पढ़ाई पे करता वो सरकार उठा रही है, तो वो पैसा मेरा बच गया। इन केस बता रहा हूँ मैं। तो वो पैसा मेरा बच गया, तो वो जो मेरा पैसा बचा हुआ है दैट विल ट्राई व्हाट? दैट विल
अफेक्ट माई परचेजिंग पावर एंड ऑल्सो द डिमांड। तो इसकी वजह से वही स्टेटमेंट अप्लाई होगी कि डिमांड इंक्रीज होगी और फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस। देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस का मतलब हो जाता है कि इकोनॉमी में ना एक रूल हम लोग सेट करते हैं कि अगर महंगाई होती है तो वर्कर्स की वेजेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। अगर महंगाई होती है वर्कर की वेजेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। तो जैसे थर्ड वाला पार्ट है ना, इसको हम इंडेक्स्ड वेज कहते हैं या इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस जो उन्होंने बोला है। इसका मतलब होता है कि जो हमारी वेजेस होती हैं, वेजेस आर जनरली रिलेटेड विद इन्फ्लेशन। यानी अब ना बार बार मजदूरों को आंदोलन नहीं करना, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ नोएडा में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे बहुत बार लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता यही है ना कि उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो मैं वही पॉइंट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स्ड जो उसके अकॉर्डिंग होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर अगर इन्फ्लेशन की वजह से मान लीजिए वेजेस बढ़ रही हैं, वेजेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बात है अफेक्ट होगा। ये इन्फ्लेशन की वजह से वेजेस बढ़ेंगी। क्या ये डिमांड पुल है? नहीं, ध्यान रखना, इट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो ध्यान रखना, दिस इज नॉट करेक्ट, ये ट्रैप है। मैं वो जगह बताऊंगा जहां जहां आपको फंसाया जाएगा। फिर अगला आता है हायर परचेजिंग पावर। सोचिए, हायर परचेजिंग पावर का मतलब क्या हो जाता है? सीधे सीधे लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। परचेजिंग पावर हाई होना, दिस विल इम्प्लाई टू मच मनी, ठीक है, चेजिंग टू फ्यू गुड्स। तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज करेगी और डिमांड इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे मुझे करेक्ट लगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो दी करेक्ट। फोर्थ है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। ध्यान रखना, राइज इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर क्या होता है? मान लीजिए आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हो, तो मार्केट में जो पैसा है, इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, पैसे की वैल्यू है। मतलब फिफ्थ वन इज द इंटरेस्ट रेट। एक्चुअली दिस इज वैल्यू ऑफ मनी। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो या वैल्यू ऑफ मनी भी कह सकते हो, और आसान कर दूं मैं इसको, कॉस्ट ऑफ मनी बोलो आप, ज्यादा बेहतर है। तो कॉस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि लोन बिकम्स एक्सपेंसिव। जब लोन एक्सपेंसिव होगा तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द लोन। तो यहां पे क्या होगा, लोगों के जैसे लोन डिमांड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पेंडिंग कम हो जाएगी एंड आफ्टर दैट डिमांड कम होगी और फिर इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। तो ये तो ये जनरली इन्फ्लेशन इनको इंक्रीज तो कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट, कि आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो सही कौन से हुए? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4, राइट आंसर इज ए। देखो आप लोग प्लीज इस बात को दिमाग में रखना कि आपको यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन दोनों में डिफरेंस रखना है, ठीक है। बाकी सबको एलिमिनेट कर दो। डिमांड पुल मतलब पैसा ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि वो इन्फ्लेशन इंडेक्स डिमांड को भी, या ये वाला जो वाला पार्ट था ना, आ गया, हाँ, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस को भी डिमांड साइड समझ लेते हैं, बट दिस इज नॉट डिमांड साइड, इट इज जनरली द प्रोड्यूसर साइड, ठीक है। डिमांड एंड कॉस्ट का क्लियर सेपरेशन रखो अपने माइंड में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट प्लीज आप जो भी टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट डाउन आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दैट आई नो थोड़ी सी लेंथ ज्यादा हो गई क्लास की, बट इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करेंगे इधर। कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्टली लाइकली
to be taken at the time of an economic recession. So now recession, economic recession मतलब बताइए। देखो रेसेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में किसी भी वजह से अगर कमोडिटी की डिमांड कम हो गई, तो जब कमोडिटी की डिमांड कम होगी तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिमांड, स्पेंडिंग कम होंगी, ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब ग्रोथ कम है, स्पेंडिंग कम है, डिमांड कम है, सो जो प्रोड्यूसर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस मोर, सो दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डिमांड मोर लेबर, तो इकोनॉमी में बेरोजगारी भी आएगी, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती है तो इसको आप रेसेशन बोलते हो। तो पहले तो देखो समझो, यहाँ पे जो टर्म लिखा हमने रेसेशन, इसका मीनिंग आप पहले समझ लो, ठीक है। दैट रेसेशन मीन्स, रेसेशन का मतलब है जैसे डिमांड कम हो जाना, ठीक है, ग्रोथ कम हो जाना, एंड आफ्टर दैट अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाना। अगर ये तीनों चीजें कंबाइंड आ जाती है तो ये रेसेशन होता है। क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रेसेशन। देखिए, अब ये क्वेश्चन में हम लोग अगर ये देखें कि वो पूछना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि देखो ये टैक्स रेट है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एक्सपेंडिचर से पब्लिक प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट, यानी एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, राइट। पता है क्या रिसेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डिमांड कम होना। सोल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए मैंने बोला डिमांड कम हो गई, हर चीज इसी से कनेक्टेड है, डिमांड कम हो गई तो सोल्यूशन क्या है, डिमांड को बढ़ाना। अब हमें यह देखना है हर वो चीज जो डिमांड को बढ़ाएगी वही सही आंसर होगा। अब जरा एक एक करके बात समझो। जैसे पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है दैट कट इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तुम ऐसा सोचो, जैसे एक पार्ट है, ए पार्ट, ठीक है, मैं वो ऐड कर लेते हैं पेज। आप ऐसे सोचो, मैंने बोला अगर टैक्स कम होता है, जैसे पहला पार्ट क्या, कट इन टैक्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। एक तो टैक्स कम किया और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी टैक्स कम होता है तो गवर्नमेंट लोगों को खर्चा करने की कह सकते हो जो है पावर बढ़ा देती है, परचेजिंग पावर बढ़ा देती है कि अब तुम ज्यादा से ज्यादा खर्च करो, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर है कि अगर टैक्स कम होगा तो यस डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होगी, पीपल आर एबल टू स्पेंड मोर बिकॉज दे आर गिविंग लेस अमाउंट देन अर्लियर, ठीक है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में आता है तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो लोन महंगा हो रहा है, लोन महंगा हो रहा है, लोगों के पास पैसा कम हो रहा है। जब पैसा कम हो रहा है तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है एंड दे आर डिमांडिंग लेस कमोडिटीज। तो इसका मतलब यहाँ पे डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो ये तो फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब इसका ये वाला पार्ट तो सही है बट ये वाला पार्ट रॉन्ग है, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रॉन्ग। इतना बड़ा ट्रैप है ये आपके लिए, तो दिस इज रॉन्ग। सिर्फ इसको देख के सही आंसर टिक नहीं करना, इसको भी देखना। फिर दूसरा पार्ट कहता है वो आपसे, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आप कुछ प्रोजेक्ट पे खर्चा करती है। मान लीजिए जैसे बी ऑप्शन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो गए। अब देखो गवर्नमेंट ने अगर खर्चा, मतलब देखो या तो टैक्स कम हो या गवर्नमेंट खर्चा करना शुरू कर दे, इन दोनों ही चीजों से डिमांड इंक्रीज करती है। क्यों, जब इकोनॉमी में डिमांड डायरेक्टली इंक्रीज होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्चा शुरू कर दिया, उससे डिमांड इंक्रीज हो गई, तो हमेशा ध्यान रखना दैट विल क्रिएट दी जॉब्स, जॉब क्रिएट होगी एंड आफ्टर दैट इट विल सपोर्ट टू इकोनॉमी रिवाइव, क्योंकि रिसेशन है, इकोनॉमी यहाँ पे रिवाइव करेगी। और फिर इकोनॉमी के अंदर जैसे कि उन्होंने बोला था रेसेशन है, तो हम रेसेशन से उभरेंगे, ठीक है। तो यानी हम कहीं ना कहीं ग्रोथ करेंगे और रेसेशन कम होगा। तो मेरे हिसाब से दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट। देखिए, देखिए ए पार्ट और सी पार्ट जस्ट अपोजिट है। तो अब ए पार्ट सी पार्ट को, जो मैंने ए पार्ट को जिस बेसिस पे गलत बोला था, शायद मैं सी पार्ट को भी गलत बोलूंगा,
क्योंकि अगर टैक्स इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो ये तो डिमांड बढ़ाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, लोन कॉस्ट ऑफ लोन रिड्यूस हो रहा है, पीपल आर एबल टू गेट मोर लोन्स, ठीक है, एट लोअर इंटरेस्ट, दे हैव मोर मनी, दे कैन इंक्रीज द डिमांड। बट टैक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड कम होगी क्योंकि दे आर पेइंग मोर, ठीक है, ज्यादा पे कर रहे हैं। तो अगेन ये एक अगेन आपको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज किया जा रहा है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग, ये भी गलत हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ठीक है, क्लियर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट पे डिमांड का पब्लिक प्रोजेक्ट पे अगर खर्चा करना कम कर दे, यहाँ पे और यहाँ पे, अगर मैंने इसको करेक्ट बोला है क्योंकि ये इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर है और ये इसका अपोजिट है, तो ऑब्वियसली बात ये गलत है। सो द राइट आंसर इज बी। ओके विद इट, समझ में आई मेरी बात आपको ना? अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उससे पहले एक सिंपल चीज दिमाग में रखना, जैसे इसी क्वेश्चन के लिए हमने ये समझा कि इकोनॉमी में रेसेशन आया था। देखिए रेसेशन का एक सिंपल सा इलाज होता है कि गवर्नमेंट ना डिमांड पुश करती है, और चाहे गवर्नमेंट खुद खर्चा करे या लोगों से करवाए, बस मतलब गवर्नमेंट को खुद ही खर्चा ही करना पड़ता है, लोगों से तो करवाएगी नहीं। बस टॉपिक दिमाग में रखना कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग बढ़ा के डिमांड क्रिएट करती है। इसको ना हम लोग काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। मतलब जो इसका बी ऑप्शन था ना, जैसे डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो एक छोटा सा नोट रखना है यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नोन एज द काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। जब इकोनॉमी डाउन हो, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अगर ग्रोथ कम हो, डिमांड कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्पेंडिंग बढ़ा देगी, ठीक है। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। स्टूडेंट एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ मिक्स्ड ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आपको आधा अधूरा सही आंसर नहीं ढूंढना, यू नीड टू चूज बेस्ट आंसर, ठीक है, एंड करेक्ट आंसर, ट्राई ये करो। और ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2022 में, 2020 में पूछा, 2021 में पूछा, 2022 में पूछा। कहते हैं इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। कहते हैं ये थोड़ा इजी सा है, मतलब अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे बस एक इंस्टीट्यूशन क्लैरिटी, जो एक पहले कभी पूछा था आपसे लेकिन वो पहले कुछ और सीपीआई से रिलेटेड था। प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी कौन सा इंस्टीट्यूशन रख रहा है? बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स नहीं, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि आरबीआई जनरली मॉनेटरी पॉलिसी प्लस इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो आरबीआई करता है, आरबीआई का सबसे मेन रूल, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, इंडिया में ना इन्फ्लेशन कंट्रोल जो होता है इकोनॉमी की ग्रोथ का मेन इंजन होता है, और वो चीज हम हमेशा आरबीआई के हाथों में दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आरबीआई हैज दी एबिलिटी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। अब स्टूडेंट ना यहाँ पे अगेन वही मिस्टेक करते हैं कि गवर्नमेंट कैन कंट्रोल एवरीथिंग, नो, इंस्टीट्यूशनल रोल भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी अपने माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 2022 का ही है, 2022। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, ठीक है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब आरबीआई ने अगर, देखो इन्फ्लेशन हाई है और आरबीआई ने जो है सिक्योरिटीज बाय कर दी, मतलब बाय कर ली, तो एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब सोचो अगर इन्फ्लेशन हाई है, लोग बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो अब आरबीआई ने सिक्योरिटीज बाय करी, कहां से करी? लोगों से बाय करी, तो आरबीआई ने उनसे ली, उसके बदले में कुछ देगी, आरबीआई पैसा दे रही है,
मेरे हिसाब से ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि यूपीएससी अब आपसे ट्राई कर रहा है कि ऐसा क्वेश्चन जो पूरे सिस्टम को आपको समझाएगा कि पूरा सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है, आरबीआई का बिहेवियर डिफरेंट सिचुएशन में क्या होता है, वो आपको यहाँ पे सिखा रहा है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमको पता है कि आरबीआई का गोल होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और करेंसी को स्टेबलाइज करना। ठीक है, अब एक बात सोचो, अपने दिमाग में बात रखना कि अगर आरबीआई सिक्योरिटी बाय करके इन रिस्पॉन्स में पैसा देता है तो इन्फ्लेशन तो फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि पैसा बहुत था। सुनो, आरबीआई अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर रहा है तो पैसा डालेगा, पैसा देगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट। आरबीआई को करना क्या चाहिए? लिक्विडिटी कम करनी चाहिए, यहाँ पे बाय की जगह सेल होना चाहिए था, तो ये सही होता। अब ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर? अगला पॉइंट, इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, ठीक है, अगर रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। पहले आप दिमाग में रख लो, डॉलर वो करेंसी है जो हमारे पास में है, तो डॉलर जो है मार्केट में सेल कर रहा है। अब सोचो इस चीज को ना, इस ना लॉजिक को थोड़ा सा आप समझो। लॉजिक ये है जनरली यहाँ पे कि, कि अगर डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई ऑफ डॉलर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उससे उसकी वैल्यू कम होगी डॉलर की, और डॉलर की वैल्यू कम होते ही हमारा रूपी स्टेबलाइज हो जाएगा। रूपी की वैल्यू नहीं, क्योंकि अगर किसी चीज की वैल्यू कम होती है तो कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरी वैल्यू बढ़ेगी, तो रूपी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर हमारा रूपी डेप्रिशिएट हो रहा था तो अब वो एप्रिशिएट होगा। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर रूपी डेप्रिशिएट हो रहा तो इकोनॉमी में आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को डॉलर या फॉरेन करेंसी को सेल कर देना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा एडवांटेज लेते हैं इस लॉजिक का। कहते हैं इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, बाहर कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। अब इस चीज को आप थोड़ा सा समझो। देखो, कंसर्न ये है कि अगर यूरोपियन यूनियन या यूएसए, वहां पे इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है, इसका मतलब होता है कि फॉरेन रिटर्न कम हो रहा है। मतलब अगर मैंने बाहर पैसा लगा रखा है और अगर वहां पर इंटरेस्ट कम हो रहा है तो मेरे पैसे पे मिलने वाले रिटर्न मेरे को कम मिलेगा। अब होगा क्या? अगर ऐसा होगा तो मतलब देखो, ये होता है डोमेस्टिक इंटरेस्ट, ये होता है फॉरेन इंटरेस्ट। अगर ये कम कर रहा है तो हो रहा है तो कंपैरेटिवली डोमेस्टिक इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा है रिलेटिव फॉर्म में। इससे क्या होगा? इकोनॉमी में इनफ्लो होगा। क्यों इनफ्लो? एक तो जैसे जो इंडियंस ने बाहर इन्वेस्ट कर रखा था वो लेकर आएंगे पैसा, इनफ्लो होगा। और हाँ, वो पैसा बेसिकली लेकर आएंगे, इनफ्लो होगा। इनफ्लो होने पर हमारे रूपी एप्रिशिएट होगा। इनफ्लो का मतलब होगा कि सप्लाई इंक्रीज होगा डॉलर की, ऑफ डॉलर, डॉलर की यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अब आरबीआई क्या करेगा? ये जितना भी डॉलर जो है आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है इनफ्लो हो रहा है, तो सारे डॉलर को आरबीआई बाय कर लेगा, बाइज ऑल दी डॉलर्स। ठीक है, जितने भी डॉलर जो है कंट्री में आ रहा है, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे इतना सा होगा कि हमारा जो रुपी है वो ओवर एप्रिशिएट होने से बचेगा। क्योंकि अगर सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज कर रहा है तो रुपी की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है। रुपी की वैल्यू अगर ओवर बढ़ जाती है तो वो नुकसान दे बेरेगी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, रुपी की वैल्यू, राइट? तो फिर ये भी चीज खराब हो जाएगी इकोनॉमी के लिए। सो दिस इज नो डाउट करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। 2 and 3 इज द करेक्ट, सो बी इज द राइट आंसर। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, आरबीआई का एक बेसिक रूल याद रखो। इन्फ्लेशन अगर हाई होगा तो लिक्विडिटी अफेक्ट होगी। अगर करेंसी वीक होगी तो डॉलर को सेल करना बेहतर ऑप्शन होगा। करेंसी स्ट्रांग है, मतलब रूल के लिए रखो कि अगर इन्फ्लेशन हाई है, ये रूल बता रहा हूं मैं आपको, तो लिक्विडिटी कम करो, बेटर ऑप्शन। अगर करेंसी वीक हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो डॉलर सेल करो, ज्यादा बेटर ऑप्शन है।
अगर करेंसी स्ट्रांग हो रही है जबरदस्ती, जरूरत से ज्यादा, तो डॉलर बाय करो। तो एक ही बेसिक रूल आप लोग अपने माइंड में जनरली रखिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आप लोगों को बहुत अच्छे से। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ना बाय और सेल में कंफ्यूज हो जाते हैं, और यूपीएससी का यही ट्रैप है। मतलब एक जगह पे आप डॉलर को सेल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर लॉजिक कुछ और है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन है। एक जगह पे आप डॉलर को बाय कर रहे हो, बट यहाँ पे कुछ और रीजन है। यहाँ पे हमारा रूपी अप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि इनफ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे अप्रिशिएट वर्ड क्लियर नहीं लिखा हुआ, दे आर नॉट यूजिंग द अप्रिशिएट वर्ड हेयर, बट हमें पता है ना कि अप्रिशिएट हो रहा है वो, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, एंड ठीक है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऐसी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से देखेंगे। अगेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहते हैं दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, ठीक है। क्योंकि देखो है क्या, ये अगर क्वेश्चन देखोगे तो दिस क्वेश्चन इज मोर लाइकली टू कनेक्ट विद करंट अफेयर्स, ठीक है। कहते हैं इन द, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन है तो पेंडेमिक से रिलेटेड तो हो सकता है, वो सब तो 2021-22 में भी पूछा जा सकता था, ठीक है, बात की बात कर रहे हैं। इन द पोस्ट पेंडेमिक recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes। एक पार्ट मतलब अ, जो ये जो पेंडेमिक से हम उभरे हैं, थोड़ा पेंडेमिक से निकले थे, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2022 तक सेकंड वेव हो चुकी थी, तो थोड़ा सा कंट्रोल हो चुका था, हम ऊपर आ गए थे। तो वर्ल्ड वाइड जो सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक पर रखा, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट। दूसरा, सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस विया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स, ठीक है। अब हमें जनरली बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से कनेक्टेड है, ठीक है। एरिया पेज ऐड कर लेते हैं। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज कनेक्टेड विद द करंट अफेयर, तो वैसे तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी आप माइंड में रखो। देखिए हुआ ये कि जो कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी में सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी, ठीक है। जैसे ए पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। हमारा पोस्ट पैंडेमिक था, तो हमें पता है कि जो हमारी सप्लाई थी, सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, सप्लाई जनरली कम हुई थी। और या मतलब जैसे डिस्टर्ब होने का मतलब कि उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। एंड हमारी डिमांड रिकवरी हुई, डिमांड मतलब जो लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, उन्होंने डिमांड करनी शुरू करी थी। सोचो सप्लाई कम है और डिमांड जनरली बढ़ रही है, तो दिस विल इम्प्लाइज इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन कंट्री वाइज नहीं था, ग्लोबलाइज था, ग्लोबल था। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, अब सोचो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था, तो हमारी या कोई भी कंट्री की सेंट्रल बैंक सबसे पहला जो टूल यूज करेगी, टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज टू राइज द इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, क्योंकि एक्चुअली इन्फ्लेशन हो ही क्यों रहा था, डिमांड क्यों हो रही थी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन यहाँ पे जनरली कम हो जाएगा, ठीक है। सो कंसर्न ये था, इन द पोस्ट पेंडेमिक मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, ठीक है। वैसा किया गया था क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी, यस दिस इज ट्रू। तो यस, ये ट्रू है। सेकंड पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक मेक जनरली एज्यूम, हाँ ठीक है, तो पढ़ लिया था हमने। मतलब सेंट्रल बैंक को ये लगता था कि वो कैपेबल है, ही हैज द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, ठीक है। वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही थी, उसे कंट्रोल कर सकता है। ध्यान रखना, जैसे हम सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना आरबीआई का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल, चलो आरबीआई नहीं, सेंट्रल बैंक की बात करेंगे। सेंट्रल बैंक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, ये इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है या हथियार होता है, दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी।
मतलब हाँ, इम्पोर्टेंट टूल कह सकते हो, पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक तो होता है इंटरेस्ट रेट और एक होता है लिक्विडिटी, मतलब मनी सप्लाई कम करना, ज़्यादा करना। ये जनरली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है? ये जनरली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। अब वो एक्चुअली क्या एज्यूम करते हैं कि अगर हमने मान लीजिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो उससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम होने से इकोनॉमी का इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को लिंक करो। जो स्टेटमेंट 1 जो है, वो स्टेटमेंट 2 को एक्सप्लेन कर रही है। क्या? पहली चीज़, इकोनॉमी में पेंडेमिक के बाद सेंट्रल बैंक के थ्रू उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, ठीक है? उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। दूसरा ये कह रही है कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक ये मानता है कि ही हैज द कैपेबिलिटी टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन विया मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कंसर्न ये क्लियर रखो आप कि जो दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, लेकिन पहली चीज ये होगी कि क्या सेंट्रल बैंक अपने आप को कैपेबल मानता है? अगर कैपेबल मानता है तभी वो पॉलिसी अप्लाई करेगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से दिस इज द मतलब कह सकते हो दिस इज द बिलीफ, ठीक है? एंड दिस इज द आउटकम। तो पहले बिलीफ होगा फिर आउटकम होगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये सही बात है। स्टेटमेंट 2 सही होगी तब जाके स्टेटमेंट 1 सही होगी। अगर सेंट्रल बैंक बोल दे मेरे बस की नहीं है तो फिर गलत हो जाएगी ये बात, ठीक है? दूसरा ऑप्शन पहले देख लिया हमने, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। नहीं, गलत है क्योंकि सही ऊपर वाला सही बोल दिया हमने। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। बट कंसर्न इज दैट कि जो स्टेटमेंट 2 है ना वो स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है। अब देखो, इंटरेस्ट रेट हाइक एक एक्चुअली एक पर्पस होता है डिमांड कंट्रोल करके इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। अब होता क्या है कि मान लीजिए अगर इकोनॉमी के अंदर रेट इंक्रीज कर रहा है तो जो लोन है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, जिसकी वजह से स्पेंडिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जनरली कम होगा। स्टूडेंट ना दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग देख रहे हैं। जैसे मैं हूं, मैंने आपको इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस करवाए, एक बात, फिर दूसरी बात बोलूंगा, मैं आपको इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस करवा सकता हूं। अब दोनों बातों में क्या है कि मान लो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है कि मैं नहीं करवा सकता और मैंने करवा दिए, तो फिर अजीब बात लगी ना। तो पहली पॉइंट आ गया कि क्या सर आप करवा सकते हो, इसलिए मैंने आपको इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ाया, फिर क्वेश्चन करा रहा हूँ। दैट्स वाई आप इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2013 में 2021 के टाइप से एक रिपीटेड कंसेप्ट है, ठीक है? और 2023 में पूछा, फिर 2024-25 में नहीं पूछा, 26 में हो सकता है पूछा जाए। क्वेश्चन है, which of the which of the following is likely to be most inflationary in its effects? Repayment of public debt, borrowing from the public to finance a budget deficit, borrowing from the banks to finance a budget deficit, creation of new money to finance a budget deficit। मतलब ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। देखो, अब एक ऐसा क्वेश्चन है जो जो यूपीएससी आपसे बार बार नहीं पूछता, ठीक है? लेकिन इसका कंसेप्ट का ना आपका इनडायरेक्टली कनेक्शन आपको मिलेगा, ठीक है? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, ऐसा आप दिमाग में रखो, इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई, क्योंकि वो कहते हैं ना मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। मोस्ट इन्फ्लेशनरी का मतलब हो जाता है कि इकोनॉमी में जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा, बस ध्यान रखना। मतलब इसे कहते हैं हाई इन्फ्लेशन। और ये हम सीधी सीधी भाषा में बोलें तो मनी सप्लाई अगर हाई होगा तो इन्फ्लेशन हाई होगा। अब जरा ऑप्शन देखते हैं। मान लीजिए रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, अगर गवर्नमेंट ने लोन वापस कर दिया, तो गवर्नमेंट ने अगर लोन वापस किया, किसका लोन वापस किया? जो मांग रखा था बाहर से। तो मार्केट मतलब ए पॉइंट के हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने लोन
रिपे कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? पब्लिक डेट मतलब लोन रिपेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे जो भी लोन पेमेंट हो रहा है वो मार्केट से पैसा निकाल के पे किया जा रहा है ना? तो गवर्नमेंट अपने पास तो कहीं से लाई नहीं है। तो इससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम होगा, और मनी सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशनरी नहीं, डिफ्लेशनरी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है? हो सकता है ना हो, बट तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट लोगों से पैसा मांग रही है, ले रही है, तो अब सोचो गवर्नमेंट ने क्या करा, जैसे बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस इट बजट डेफिसिट, एक जगह से पैसा लिया और दूसरी जगह लगाया, मतलब बजट डेफिसिट का मतलब वो खर्चा कर रही है, लोगों से उधार लेके लोगों के लिए खर्चा कर रही है। तो बी ऑप्शन इस शायद हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ा है, बट नॉट मोस्ट, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, तो ये भी गलत है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस डेफिसिट, ठीक है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ने बैंक से पैसा लिया, तो बैंक से पैसा लेके बैंक क्रेडिट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मनी सप्लाई थोड़ा इंक्रीज करेगा, इन्फ्लेशन मॉडरेट होगा, क्योंकि अगर पैसा लोगों को दिया जाएगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। पॉइंट ये है कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये भी गलत है। सीधा क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, यहाँ गवर्नमेंट नया पैसा प्रिंट कर रही है, ध्यान रखना, जब भी नया पैसा प्रिंट होता है तो इसका मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, मतलब हाई, वेरी हाई, जिसकी वजह से आपका मोस्ट इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा। राइट आंसर इज डी। देखो, एक बात समझना, यहाँ पे एक सबसे डेंजरस इन्फ्लेशन वही होता है जो प्रिंटिंग प्रेस से आता है, मतलब कंसर्न दिमाग में रखना कि जो प्रिंटिंग न्यू मनी वही विच इंप्लाइज मोस्ट इन्फ्लेशन, मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कब होगा, सिग्नराज कहते हैं इसे, ठीक है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये चीज क्लियर रखो। तो देखो, आज मैंने बेसिकली ट्राई ये किया आपके साथ में, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। जनरली आज मैंने ट्राई ये किया कि आपसे टिल 2025 तक, मतलब ये 2023 तक की क्वेश्चन पूछा इन्फ्लेशन का, यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे मैंने वो आपसे डिस्कस किए, काफी देर तक हमने बातें की। तो अब एक काम करता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, ऑफ इन्फ्लेशन विच इज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन, जो आ सकते हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आई विल पोस्ट विद द ऑप्शंस, आप उनका आंसर देना, ठीक है। मैं मतलब एक एक घंटे के गैप में जैसे हो सकता है आपको प्रोवाइड करूंगा, एक छोटा सा टेस्ट फॉर्मेट पे मैं आपसे पूछूंगा, तो आप मुझे उसको सही आंसर बताना, और फिर बाद में हम लोग उसको जो है सही डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आज हम लोगों ने जनरली इन्फ्लेशन जैसे बड़े टॉपिक को कवर किया, ठीक है, आज हम लोगों ने इन्फ्लेशन जैसे बड़े टॉपिक को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू कवर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द जीडीपी। जीडीपी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।